होमवर्क दिया था ना मैंने? differentiation between agreement and contract. Let's start. So, very good afternoon to all of you all. Good afternoon, virtual students also. So, I just hope everyone has done their homework. Yes or no? Yes. Good. अभी तक जो कुछ भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं and then we will go ahead, okay? And everyone has to answer with me. कितने बजे? ठीक है, क्लास के बाद चर्चा करते हैं इस बारे में, ठीक है? चाय पे चर्चा. Okay. Can you all tell me the exact day on which this act came into enforcement? 1st of September 1872. This act, it applies to whole of India. You only have the first part of this act in your syllabus, that is section 1 to section 75. But before understanding what is written in the act, first we should know what do you mean by the word contract. अरे हाँ है ना? So बताओ, what do you mean by the word contract? बोलो. An agreement enforceable by. Agreement is equal to dash plus dash. Offer plus accept. And enforceability by law means you should have the intention to create a legal obligation. Are all agreements contract? Are yes or no? No. But do all contracts have an agreement? Yes. In short, क्या agreement broader word है? Yes. और उसी का narrow term contract है. Yes or no, guys? Yes. Can an agreement also be social in nature? Yes. Commercial भी हो सकता है. Yes. और अगर agreement commercial है, तो वो बन जाता है a contract. Yes or no, guys? Yes. Along with that, we also saw certain essential elements to form a valid contract. कम से कम कितने parties लगते हैं? Can these two parties be natural persons? Yes. Artificial? Yes. A combination of a natural as well as an artificial person? Yes. Along with that, should there be an intention to create a legal relationship? Yes or no, guys? Yes. तो अगर आपका इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, आपका अग्रीमेंट ही रह जाता है. इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अलोंग विद दैट, बैक बेंचर्स बॉयज डोंट टॉक. अलोंग विद दैट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी होता है. अगर आप वो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड होगा ही नहीं. जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, आर दे ऑलवेज इन राइटिंग? साइंड? डेटेड? ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स टू परचेज और सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आर दे इन राइटिंग? साइंड? डेटेड? स्टैम्प्ड? रजिस्टर्ड? ये सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जब तक आपने पूरा नहीं किया है तब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. शुड देयर बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग? 1 लीटर ऑफ ऑयल का मैंने एग्जांपल दिया था. अब विच ऑयल? कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, मोटर ऑयल, वी डोंट नो. तो आपके टर्म्स वेग है मतलब इट्स नॉट क्लियर.
सो दस इट कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्टली, जो भी आपने ऑफर किया है, इट शुड बी पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। इट शुड बी पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। अगर पॉसिबल नहीं है परफॉर्मेंस देने का, तो आपका ऑफर कभी वैलिड हो ही नहीं सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो भूल ही जाओ, ऑफर ही वैलिड नहीं है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप तो पहले ही स्टेप पे आउट हो गए, आपका ऑफर ही वैलिड नहीं है। तो इन शॉर्ट, इट कैन नॉट get converted into a valid contract. Yes or no, guys? So these are all the things that we have done under the Indian Contract Act 1872. आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, और आज आपका क्या होमवर्क है मैं आपको बता देती हूं। टुडे, फॉर टुडे, the homework is that you will have to write down the essential elements of a valid contract not given under section 10. तो हमने लास्ट सेशन में जो टॉपिक किया था वो आपका आज का होमवर्क है, जो अभी जस्ट हमने रिवाइज किया। टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, 5 पॉइंट्स है ना। ये 5 पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में लिखने होंगे विदाउट लुकिंग इनटू योर बुक्स। सो लर्न, क्लोज द टेक्स्ट बुक एंड राइट इट डाउन इन द नोटबुक। बट ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, सब कुछ नहीं लिख देना है। You have to be very apt, मतलब एकदम precise while writing down the answer. हर हेडिंग में आप 1 या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस लिखोगे, that's it. एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यू कैन राइट डाउन द रेफरेंस ऑफ केस लॉज। तो जैसे मैंने पॉइंट नंबर 2 में आपको बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस बताया था, केस में भी क्या हुआ है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्रैकेट में लिखोगे रेफरेंस बाल्फर वर्सेस बाल्फर। तो एक एक 2 सेंटेंसेस आपको हर पॉइंट का एक्सप्लेन करना है, एंड दैट इज इट। तो 10 सेंटेंसेस से ज्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। आई एम टेलिंग दैट टू मैक्सिमम 10 sentences, that's it. I am just telling you all to write down 10 sentences. But request इतनी है, आप लर्न करके आपके नोटबुक्स में लिखिएगा। Don't copy and paste. We are not trying to improve our handwriting. We are trying to match with the approach that the ICI has laid down for you all. ICI expect करता है आपसे कि आपकी लॉ के सब्जेक्ट में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ना हो, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप लोग इसको लर्न भी कर सकते हो, और आप आपका आंसर खुद प्रेजेंट भी कर सकते हो। ये आईसीआई की उम्मीदें हैं आपसे, तो हमें उन पे खरा उतरना है, जिसके लिए हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। एंड दैट इज व्हाई दिस होमवर्क इज नेसेसरी। बट ये होमवर्क का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपका अप्रोच सही होगा। कल जाके आप आपकी फ्रेंड की नोटबुक ले लोगे और उसमें से आप कॉपी पेस्ट करोगे, टेक्स्ट बुक्स में से आप कॉपी पेस्ट करोगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आज आपके दोस्त है जो आपकी मदद कर रहे हैं, बट ये जो हेल्प है, इट्स नॉट द करेक्ट हेल्प। It's not the help that is going to help you to stand on your own feet. You will have to help yourself. आपको इतना प्रेपरेशन करना होगा कि आप उस पोजीशन पे आ जाओ जहां पे आप खुद आपके आंसर्स ड्राफ्ट कर सकते हो। और जेन्युइनली मैं आपको बोल रही हूं, मतलब मम्मी कसम, मैंने देखा हुआ है, nobody in the class is going to say that I have not understood the concept. But if you do not follow the approach that the ICI has set, एंड इसी अप्रोच को फुलफिल करने के लिए मैं आपको गाइडेंस दे रही हूं, तो अगर आप मेरी कही गई शब्दों को या बातों को इज्जत नहीं दोगे, तो इंस्टीट्यूट भी आपको इज्जत नहीं देने वाला है। और वो कहेगा कोई बात नहीं बेटा, आपने मैम की बात अभी नहीं सुनी है, आफ्टर एवरी डिसम्बर देयर इज अ जून, तब आप सुन के आना और वो अप्रोच फॉलो करके आना। सो डोंट लेट दिस हैपन टू यू। मतलब एटलीस्ट अपने पैरों पे आप खुद कुल्हाड़ी मत मारो। ये चीजें इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्टेड है, और ये चीजें जब आप इंडिपेंडेंटली करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मैं आपको वही बता रही थी कि आई नो नोबडी इन द क्लास इज गोइंग टू से दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बट इफ यू डू नॉट फॉलो द अप्रोच दैट आई एम टेलिंग यू, तो आप ये बोलोगे मैम समझ में तो सब कुछ आ रहा है बट लिख नहीं पा रहे। फाइनली तो एग्जामिनर आपको इन्हीं 3 घंटों में आपने जो लिखा है उस पे जज करेगा। मैं तो अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर हूं नहीं कि बच्ची बहुत सिंसियर है, हर रोज अटेंड करती है, होमवर्क भी करती है, अच्छे से जवाब देती है, चलो इसको पास कर दो।
मैं तो एग्जामिनर नहीं हूं ना, तो मैं तो आपको जज नहीं कर सकती हूं। अगर वो होता तो बातें अलग थी, बट एग्जामिनर कोई अलग ही बंदा है या बंदी है, जो भी है, जो आपने जो 3 घंटों में लिखा है उसके हिसाब से जज करेगा दैट आर यू एलिजिबल टू कम टू सीए इंटर और शुड यू रिपीट सीए फाउंडेशन। सो बेसिकली what we are doing every day is not a practice for the day. It is taking us closer towards our journey and our goals. तो वो 3 घंटों में आप अच्छे से प्रेजेंट कर सको, उसके लिए आपको हर रोज प्रिपेयर करना है। बहुत बार ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मुझे पूछते हैं मैम हमारा 3 घंटों का अप्रोच कैसा होना चाहिए एग्जामिनेशन का। बहुत बच्चे पूछते हैं। अभी 4 दिन पहले इंटर लॉ का पेपर होके गया, उसी वक्त का मैं आपको बोलती हूँ, बच्चों ने मैसेज भेजा मैम हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उन 3 घंटों का। लेट मी टेल यू दैट इज द वर्स्ट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि इन 3 घंटों में आपका अप्रोच कैसा रहेगा इज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन दैट इज टू बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, इज एन क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू आस्क टुडे व्हेन योर जर्नी हैज एक्चुअली स्टार्टेड। क्योंकि उन 3 घंटों में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आज आपने कितना प्रिपेयर किया है और कितना प्रैक्टिस किया है, फाइनली वो डिसाइड करता है। देखो जब आप 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम, आर यू द कोविड बैच स्टूडेंट्स 10? बट आपने एग्जाम दिया या ऐसे ही पास हो गए? ओह अनफॉर्चुनेटली। 12th को कौन इज्जत देता है? देते हो क्या आप लोग? बट मैं आपको बोलती, देखो जैसे स्कूल में एग्जाम्स होती थी या आपका 10th 12th का बोर्ड होता है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन नोबडी हैज द मेंटालिटी दैट ही इज गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड ही इज नॉट श्योर कि वो क्लियर होगा या वो क्लियर नहीं होगा। एवरीवन नोज दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। यू नो व्हाई? बिकॉज योर प्रेपरेशन वॉज डन अकॉर्डिंगली। साल भर, फॉरगेट अबाउट साल, मेरे को तो लगता है 10th स्टैंडर्ड के लिए पेरेंट्स, नेबर्स, कजिन्स, टीचर्स 7th स्टैंडर्ड से ही बोलना चालू कर देते, आपकी 10th की बोर्ड है, आपकी 10th की बोर्ड है, आपकी 10th की बोर्ड है, इज्जत दो, सीरियसली लो, सीरियसली दो। सो बेसिकली योर माइंड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड नंबर 7 और आपका एक्चुअल प्रिपरेशन 8, 9 से ही चालू हो जाता है। हमारे तो स्कूल में 9th स्टैंडर्ड का समर वेकेशन भी 2 महीने का नहीं होता था, उसमें चालू कर देते थे 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई। मतलब मेरे को लगता है दिसंबर के बाद जैन और फेब हम लोग कुछ नहीं करते, बट सिर्फ रिवाइज एग्जाम्स, रिवाइज एग्जाम, दैट्स द ओनली अप्रोच। लास्ट 2 महीने के बाद इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ऐसा लगता है अब मत पढ़ाओ, उतना लेवल का प्रिपरेशन हो जाता है। मतलब इंग्लिश में एसेज भी लर्न हो चुके होते हैं सच में। मतलब लैंग्वेज इज एन आर्ट, और अगर कोई ऐसे आपको पूछता है तो बेसिकली आप कितने आर्टिस्टिक हो और कितने ब्यूटीफुली आपने ऐसे लिखा है उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाने चाहिए, ऑन योर इमेजिनेशन एंड ऑन हाउ टैलेंटेड यू आर इन एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर इंसिडेंट और राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और समथिंग लाइक दैट। बट वो भी लर्न करके चले जाते हैं। मतलब फॉरगेट अबाउट द आर्टिस्टिक एंगल। भाई 3 घंटे का अगर पेपर आया है, आई एम सपोज टू राइट डाउन 100 मार्क्स का पेपर, ये अगर मेरा अप्रोच करना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं भले ही बहुत आर्टिस्टिक हूं, मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूं, बट लिखने के लिए समय चाहिए और वही समय 3 घंटों में नहीं होता है। समझ रहे हो आप? आई कैन नॉट रिस्क माई टैलेंट फॉर द एग्जामिनेशन। भले ही मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बहुत आर्टिस्टिक हूं, मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूं, बट ये रिस्क मैं 3 घंटों में नहीं ले सकती हूं। बिकॉज अगर ये 10 मार्क्स का भी ऐसे है, 10 मार्क्स इज टू बिग अमाउंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसके लिए भी टीचर्स प्रिपेयर करवा देती है और बोलती थी ये 4-5 ऐसे तो आपको लर्न करके ही जाना है, आपको सोचना ही नहीं है, बस पेपर हाथ में आया है, फर्स्ट मिनट से आपकी यही मेंटालिटी होनी चाहिए कि 100 मार्क का पेपर मेरे को कैसे 2.5 आवर्स में ही कंप्लीट करना है। लास्ट हाफ आवर में अंडरलाइन करोगे, प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल करोगे, आप क्रॉस चेक करोगे, सप्लीमेंट टाई करोगे, टिक करोगे, वो सब क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किया है, आपने बराबर से रोल नंबर लिखा है या नहीं, वो आप चेक करोगे। ये सबके लिए 15-20 मिनट का बफर टाइम और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर किया जाता है। उतना ही स्कूल में नहीं, ट्यूशंस भी लगाते हैं, वो ट्यूशन में अलग एग्जाम होता है, अलग प्रिपरेशन होता है, वो सब कुछ अलग।
मतलब basically like you prepared for the 10th board for like 2 years and then you are giving the board. And because your preparation was so deep, you didn't even have that mentality and that thought that I will give the examination and maybe I will clear or I will not clear. Because you know you earn it. It's you know it's not your luck. It is your hard earned time and efforts that you have invested for that examination. So that's the only difference between you as a 10th standard giving board ka bachcha and you giving a foundation bachcha. So basically I don't know why, but बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे उनकी अक्ल कम होती जाती है. Maybe I don't know, I have seen this recently. बच्चों को पता नहीं किस चीज के पर आ जाते हैं, या ये हो सकता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड दे फील दैट दे हैव बिकम स्मार्ट. और सब लोग बाकी के लोग बहुत ही बकवास है और उनके अगेंस्ट है, सब उनके दुश्मन है और वही अपने लाइफ के बस करता धरता सब कुछ है. ऐसा अप्रोच उन लोगों का हो जाता है जिसके वजह से देन दे फेल इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो डोंट फील दैट यू आर टू स्मार्ट and you are a genius and just because you cleared your 10th or 12th, okay, you are going to clear your CA foundation. That's not going to happen. In fact, let me tell you, foundation और 10th को अगर आप कंपेयर करो, 10th इधर है और फाउंडेशन इधर है. हाँ, 10th 12th और फाउंडेशन. और बच्चों का एटीट्यूड रिवर्स हो जाता है. 10th 12th को जितनी इज्जत दी है उतनी कम इज्जत वो लोग फाउंडेशन को देते हैं और उसको लाइटली लेना चालू कर देते हैं. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इफ यू स्टार्ट टेकिंग द कोर्स लाइटली, यू आर गोइंग टू फेस द रिपल्केशंस एंड इट इज नॉट एनीवन एल्स, इट इज ओनली यू हु इज गोइंग टू सफर. Nobody else is going to suffer and not go through this journey. It is you who has to go through this journey. Genuinely, I am telling you, please follow all the instructions that I am giving you. And if you follow the instructions and you do not bunk the lectures and you pay attention to whatever is going in the class, आपको CA Foundation Examination first attempt में clear करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, except for yourself. And you are the biggest hurdle for yourself. I know अभी जवान हो, प्रेस्टीज पॉइंट की दुनिया बड़ी रंगीन है, हर रोज नए चेहरे नजर आते हैं, बट you somewhere or the other have to control yourself, because if you do not draw the line, you are going to be out of the game. So maintain a balance between everything. I'm not telling you कि सब कुछ छोड़ दो और बुकवर्म बन जाओ और किताबी कीड़े बन जाओ और सिर्फ पढ़ाई करो. So you have dedicated days wherein you can enjoy. संडे के दिन आप चिल करो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, मूवी देखो, जो करना है आप करो. बट देन इफ यू आर इन क्लास, हार्डली क्या 4 क्लासेस तो होती है आपको. फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरी लड़की है, सुबह 8:30 को, मतलब 8:30 to 3:30 आर द स्कूल टाइमिंग्स. वैसा मेरा स्कूल टाइमिंग भी था, 8:30 to 3:30. सो शी लीव्स होम एट 8 o'clock एंड शी कम्स होम एट 4 o'clock एंड शी इज अ 6-year-old child. If a 6-year-old child can be in school from 8:30 to 3:30, आप लोग तो क्या 18 साल के घोड़े हो गए हो, मतलब बच्चे हो गए. तो एटलीस्ट आपका पेशेंस, टॉलरेंस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? एग्जैक्टली. सो यू जस्ट हैव 4 subjects that you're supposed to do. ओके, ठीक है, मैथ्स और अकाउंट्स के लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा लेंदी होते होंगे, बट इकोनॉमिक्स एंड लॉ इज फॉर लाइक 1 hour. दैट्स इट. 1 hour. और ये बाकी 1.5-2 घंटे के होते होंगे. कितना होता है? 1.5 घंटा, मतलब 3 घंटा, 4-5 घंटा बस. लॉ का लेक्चर बढ़ाना पड़ेगा अभी टाइमिंग. 5 घंटे दिन भर में आप पढ़ रहे हो. होमवर्क क्या 1 घंटे से ज्यादा? आई डोंट थिंक सो कुछ होमवर्क होता होगा. दैट्स इट. सो इट्स ओनली एक्सपेक्टेड 6 to 8 hours ऑफ वर्क. बाकी तो टाइम आपके पास मौज मस्ती, अय्याशी, IPL सबके लिए है आपके पास. बट यू नीड टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस. आप लेक्चर ही नहीं आओगे, आप होमवर्क ही नहीं करोगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ओनली यू हु इज गोइंग टू लूज. बाकी के बच्चे तो नहीं रुकने वाले हैं. ये बच्ची है, होमवर्क भी किया, इज्जत से कितना लिखा है, राइटिंग देखो, बुक देखो. ये तो नहीं रुकने वाली है आपके लिए कि आपने IPL की मैच देखी, मुंबई इंडियंस की कल मैच थी, मिस कैसे कर सकते हैं. तो ये तो नहीं रुकने वाले.
और सिर्फ ये नहीं है, इसके जैसे देर आर अराउंड 1 lakh students all over India who are going to give CA foundation examination. So they are not going to stop for your mauj masti, ayashi and matches. So it's not only these classroom kids with whom you're supposed to compete. It is an India level competition of 1 lakh students giving this examination all over India. उनको आपको बीट करके वो 29 या 30% क्राउड में आना है. वैसा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए. And if you're ready to sacrifice for yourself, of course you will be eligible and institute will clear you and welcome you with warm hands for CA इंटर की जर्नी. आप अगर होमवर्क नहीं करोगे, एक ही फंडा याद रखना, इट इज यू हु इज गोइंग टू बी एट लॉस. माई करियर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनंद सर ने बोला आपको? नहीं बोला है? इट्स माई करियर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये जो होमवर्क मैं आपको देती हूँ ना, जो 5 क्वेश्चंस पर वीक मैंने आपको होमवर्क बोला है, हाँ है ना? इट इज MCMR, माई करियर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ डेडिकेटेड यू आर टू योर करियर, नाउ इट इज अप टू यू. बच्चों जैसे मैं आपको पनिश भी कर लोगे होमवर्क नहीं किया तो, बट अल्टीमेटली इट इज यू हु आर सपोज टू फील गिल्टी कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो लॉस मैम का नहीं है या मेरे दोस्तों का नहीं है, लॉस मेरा है. मैं ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं. ये अप्रोच अगर आपने समझ लिया तो फिर आपकी नैया पार है, नहीं तो फिर आप डूबने ही वाले हो. फिर तब आप खुद डूबते वक्त तैरना सीख जाना, तो अपने आप सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी. सो डोंट लेट दिस हैपन टू योर सेल्फ. 10th को अगर इतनी इज्जत दी है, नाउ यू आर इनटू अ प्रोफेशनल कोर्स, यू शुड बी. वहां पे अगर 100% डेडिकेशन था, ये तो 200% डेडिकेशन होना चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ CA फाउंडेशन. मैंने आपको तभी कहा था हर वीक आपको 5 क्वेश्चंस हो गए होमवर्क के लिए, और आपको करना है मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने करियर के लिए और अपनी लाइफ के लिए. आप अपनी लाइफ बना रहे हो, मेरी लाइफ बन चुकी है. आप अगर कुछ भी होमवर्क ना भी करो ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है. स्टेक पे मेरी लाइफ नहीं, स्टेक पे आपकी लाइफ है. सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. ओके, अच्छे बच्चे हो ना? आज मैं होमवर्क नहीं चेक कर रही हूं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट होमवर्क ऑफ द एक्ट, बट नेक्स्ट टाइम से मैं चेक करने वाली हूं. आज अगर आपने नहीं भी किया है, कल मेक इट श्योर कि आज का होमवर्क और परसों का होमवर्क, कल तो ऑफ ही था, दोनों दिनों का आप होमवर्क कर रहे हो. फिर कल अगर मुझे कोई बच्चा मिला है जिसने होमवर्क नहीं किया है, then genuinely I am going to punish that child. Or 3 times if I find the same child not doing the homework, then I'm really going to connect with your parents. फिर मैं खुद आपके पेरेंट्स से बात करूंगी और फिर आप मुझे नहीं रोक सकते. फिर मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो मैं खुद डिसाइड करूंगी. बिकॉज तुम लोग भले ही निठल्ले हो गए, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द ट्रस्ट दैट योर पेरेंट्स हैव शोन इन योर. इवन आई एम अ मदर, तो आई नो हाउ मच करेज इट टेक्स फॉर एनी पेरेंट टू सेंड देयर चाइल्ड. और इतना अगर भरोसा रखा है, आई विल कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग बट फॉर ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स. अगर मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती, तो ऑब्वियसली बात है मैं आप लोगों को भी ऐसे नहीं देख सकती हूँ. एंड आई कैन नेवर स्टैंड दिस थिंग दैट यू आर ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स. मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको प्यार दिया है, आप पे भरोसा रखा है, आप उन्हीं को चीट कर रहे हो. मतलब पूरी दुनिया, मतलब वो एक तरफ है और पूरी दुनिया दूसरी तरफ है. मतलब और कोई नहीं मिला आपको धोखा देने के लिए. उन्हें आप धोखा दे रहे हो जो इतना प्यार करते हैं और इतने भरोसे से आपको यहां पे भेजे हुए हैं कोर्स करने के लिए. सो दिस आई कैन नॉट एक्सेप्ट एंड आई विल नेवर एक्सेप्ट इट. सो 3 बार अगर कोई बच्चा मिल गया मुझे जिसने होमवर्क नहीं किया है, देन आई एम जेन्युइनली टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स. और फिर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एज अ मदर आई विल टेल देम, एंड देन जो भी एक्शन लेना है जैसे वो कहे वैसे आपके अगेंस्ट होगा. फिर लेट देम कंट्रोल योर लाइफ. आई विल टेल देम व्हाट द रियलिटी इज ओवर हियर. क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पे भेजा है, बहुत भरोसे से भेजा है कि मैम है, सर है, बाकी के फैकल्टीज है, सो इट विल बी अ डिसरिस्पेक्ट टू माई पोजिशन ऑल्सो, एंड आई विल नेवर बी विलिंग टू ब्रेक देयर ट्रस्ट. फाइनली फिर कुछ भी होगा, जो भी एक्शन लिया जाएगा, इट विल बी फॉर योर गुड. फिर आप प्यार से सुनना चाहते तो आप प्यार से सुन लो, बाकी फिर कैसे करवाना है वो तो हम करवा ही सकते हैं. बट डोंट फोर्स अस टू बिहेव इन दैट मैनर.
ठीक है, आप अगर इज्जत में पढ़ाई कर रहे हो तो हम भी क्यों चिल्लाए, हम भी क्यों डांटे, हम भी क्यों पनिश करें? मुझे कोई मजा नहीं आता आपको पनिश करने से। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूं कि आप सिंसियरली आपका होमवर्क कर लो, दैट्स इट। 1 आवर का सेल्फ स्टडी, दैट्स इट। मेरे सब्जेक्ट के होमवर्क के लिए तो 10 मिनट्स और बाकी सब्जेक्ट के लिए 50 मिनट्स, दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो आई एम आस्किंग मच फ्रॉम यू ऑल। एम आई आस्किंग मच फ्रॉम यू ऑल? ऐसा तो नहीं है 12-12 घंटे की क्लासेस है फिर मैं 2-3 घंटे का होमवर्क दे रही हूँ। आई मीन कम ऑन गाइज, एक हफ्ते में 5 क्वेश्चंस इज नॉट मच दैट आई एम आस्किंग। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर आप बता दो, फिर मैं होमवर्क नहीं दूंगी। बट करंटली आप जो आपका शेड्यूल बता रहे हो, आई डोंट थिंक सो यू आर जैम पैक्ड एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज टू नॉट डू द होमवर्क। बहुत ही जेन्युइन रीजन है तो अलग बात है, हॉस्पिटलाइज्ड हो, एक्सीडेंट हो गया तो अलग बात है, बाकी कुछ भी नहीं है एक्सेप्टेबल। बर्थडे है, ये है, वो है, कुछ नहीं। बर्थडे को भी क्लास अटेंड करना पड़ेगा और बर्थडे में होमवर्क भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। शाम है, दोपहर है, आपको टाइम पास करना है तो आप कर सकते हो मेरे क्लास के बाद। संडे भी है। संडे कहाँ क्लासेस होती है आपकी? इंटर की तो संडे के दिन भी क्लासेस होती है। एक दिन मैं लेती हूँ, एक दिन पूजा मैम लेती है, एक संडे, ऐसा ऑल्टरनेट होता है। सो संडे ऑल हैव, आपको जैसे प्लान करना है आप कीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप सब कुछ छोड़ दो, आपको प्लान करना है, घूमना फिरना है, आप घूमो, बट इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले बोथ। ओके, आ जाइए, चलो लेट्स स्टार्ट। आज मैं होमवर्क नहीं चेक कर रही बट टुमारो यस आई एम गोइंग टू चेक द होमवर्क। चलो सेक्शन नंबर 10 कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं। सेक्शन 10 बात करता है, इसको क्या हो गया, कि वो कौन से सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है जिनका होना जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? लेट्स चेक इट आउट। पेज नंबर कोई बताएगा? 1. ओके, सो पेज नंबर 1.6 पे आ जाइए। सेक्शन नंबर 10, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट कहता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यार कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन ही क्या है, बोलो। कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द की डेफिनेशन क्या है? अरे कुछ गलत सवाल पूछा है क्या? डे 1 से यही कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का डेफिनेशन बोलो ना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? एंड अग्रीमेंट इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट, बोलो, ऑफर प्लस। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब अग्रीमेंट का होना जरूर, अग्रीमेंट का होना। उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपको कहती हूं हु वांट्स टू परचेज दिस आईफोन फॉर 5 लाख रुपीज, मैंने ऑफर दिया बट किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्या अग्रीमेंट हुआ है? अरे अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? इन शॉर्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। यस और नो गाइस? नेक्स्ट, सो देखो, एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? फ्री कंसेंट हम लोग आज नहीं करेंगे, हम लोग कल करेंगे। अभी आ जाओ टू पॉइंट नंबर 3, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? चलो अब देखो यहां पे ये क्या बताया गया है।
पहली बात तो बोथ द पार्टीज शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिडली एंटर करना है, बोथ द पार्टीज शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी. अब सवाल ये उठता है, कब माना जाएगा आप मेजर हो या कब माना जाएगा आप माइनर हो. अब देखो, ये चीज के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने नहीं कहा है. इनफैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस देता है और कहता है इंडिया में एक दूसरा एक्ट है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, और उस एक्ट में माइनर और मेजर इन शब्दों को डिफाइन किया गया है. जो भी उस एक्ट में डेफिनेशन है वही डेफिनेशन को आप रिफर करोगे वाइल रीडिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो सबसे पहली बात तो, इफ यू वांट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू वांट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड बी अ मेजर. यू शुड बी अ मेजर. तो कब माना जाएगा कि आप मेजर हो? तो यहां पे डेफिनेशन नहीं दी है, एक दूसरे एक्ट में डिफाइन किया है कौन माइनर होता है और कौन मेजर होता है. और ये जो दूसरी एक्ट है उसका क्या नाम है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट. मैं वापस से बोलूं क्या? सुनो, अच्छे से सुनो. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए पार्टीज हु आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी दो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, दे शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि इफ यू वांट टू ड्राइव, व्हेन आर यू एलिजिबल टू ड्राइव? हाँ, सो यू शुड हैव अ लाइसेंस एंड यू कैन ओनली गेट अ लाइसेंस आफ्टर यू आर 18. अरे सही है नहीं? तब हम कहेंगे यू हैव द कैपेसिटी टू ड्राइव. कुछ आई बात समझ में? वैसे ही अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, यू शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कब माना जाएगा कि यू हैव द कैपेसिटी? फर्स्ट पॉइंट कहता है दैट यू शुड बी अ मेजर. यू शुड बी अ मेजर. इन शॉर्ट, अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इन शॉर्ट, अ माइनर मतलब बालक, ओके, ही कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब कब आप माइनर होते हो और कब आप मेजर होते हो? हाँ, तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट कहता है इफ यू आर 18 कंप्लीट, यू आर अ मेजर. बट इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड 18 years of age, you are a minor. If you have not completed 18 years of age, you are a minor. In short, once you have completed 18 years of age, you become a major. और major होने के साथ साथ you get the power, the capacity to enter into a valid contract. अगर minor ने कोई contract enter किया है, then such a contract entered is not a valid contract. It is not a valid contract. Yes or no, guys? Yes. Next point कहता है, next point, you should be of sound mind. अब what do you mean by sound mind? Sound मतलब you are in a position to understand कि क्या सही है और क्या गलत है. What is good, what is bad, what is correct, what is not correct. ऐसा आपका माइंड का पोजीशन होना चाहिए, तभी आपके माइंड को कहेंगे एज अ साउंड माइंड. तो इन शॉर्ट, इफ योर माइंड इज अनसाउंड, यू डू नॉट हैव द पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, साउंड माइंड के बारे में 1-2 मिनट में चर्चा करना चाहती हूं. साउंड एंड अनसाउंड माइंड. देखो, कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड परमानेंटली अनसाउंड होता है, जैसे कि एन इडियट. वैसे इडियट आप लोग स्लैंग लैंग्वेज में एक दूसरे को बोल देते हो, दोस्तों को, मजाक मजाक में, मस्ती मस्ती में. बट इडियट
का मतलब होता है अ पर्सन जिसका माइंड इज परमानेंटली अनसाउंड. इन शॉर्ट, ही इज मेंटली चैलेंज्ड. इडियट. Yes, not normal. Someone who is mentally challenged is an idiot. Okay. प्लीज किसी के नाम मत लो. तब ऐसे केस में इफ योर माइंड इज परमानेंटली अनसाउंड, ऐसा इडियट क्या कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? Such a person can never ever enter into a contract. बट कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड कभी कभी साउंड, कभी कभी अनसाउंड होता है. जैसे कि इसका माइंड हर सैटरडे शाम अनसाउंड रहता है. जैसे कि अ ड्रंकन पर्सन, ही इज ऑन हाई एकदम. तब ऐसे केस में 1-2 90 लगा दिए इसने. अब ऐसे केस में इज ऑन हाई, ही हैज नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग विथ हिमसेल्फ, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, कोई होश नहीं है. मतलब क्या मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसको, क्या बताया. अब ऐसे केस में यहां पे हम ये नहीं कह सकते ये हमेशा ऐसा ही है. ओके, इट्स दैट टेम्पररी फेज जहां पे उसका माइंड अनसाउंड है. इज ही परमानेंटली लाइक दैट? दैट ओनली हैपेंस ऑन सैटरडे नाइट. ओके, सो हिज माइंड इज अनसाउंड, बट इट इज टेम्पररी अनसाउंडनेस. इट इज टेम्पररी अनसाउंडनेस. सो he will not be able to enter into a contract when his mind is unsound. Of course, अभी एकदम नॉर्मल है. तब ऐसे किस में राइट नाउ एट दिस स्टेज, एट दिस मोमेंट, he can enter into a valid contract. He is not permanently disqualified. He will only not be able to enter into a contract when his mind is unsound. When his mind is sound, can he enter into a contract? Yes. And even lunatics. Lunatics, like example, a person is suffering from epileptic fits. फीट का अटैक आता है, उसको मराठी में भी फीट ही कहते हैं आई थिंक. हाँ, तो जब आपको वो फीट का अटैक आता है, एट दैट मोमेंट दैट पर्सन इज इन सम डिफरेंट जोन ओनली and his mind is not stable at that time. आप सुन रहे हो क्या? But it's not that that person is always like that. कभी कभी वो फीट का अटैक आता है, मे बी 15 दिनों में, महीने भर में एक आधे बार, 2 महीने में एक आधे बार. उस समय पे जब उनका माइंड अनसाउंड है, when he is suffering from that feat, that time he cannot enter into a valid contract. But otherwise he is just a normal person like you and me. ऐसे समय पे एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड. ये सुनो गाइस, पक्का 100%. तो देखो, सबसे पहला पॉइंट कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, ओके, द पार्टीज शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. और आप में कैपेसिटी कब होती है? 1, you are a major. Major means you have completed 18 years of age. 2, you should be having a sound mind. If you are permanently unsound, you can never ever enter into a contract. If your mind is temporarily sound, temporarily unsound, you can enter into a contract only when your mind is sound. और तीसरा और एक आखिरी पॉइंट है जो कहता है, क्या कहता है? इवन दोज पीपल कैन नॉट एंटर इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. हु आर इन शॉर्ट, इफ यू आर डिस्क्वालिफाई करना मतलब समझता है, आप क्वालिफाइड नहीं हो. तो क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते. ओनली इफ यू आर नॉट disqualified,
then only you can enter into a valid contract. कुछ लोग होते हैं जिनको लॉ मेकर ने डिस्क्वालीफाई किया है और कहा है चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर ही नहीं देंगे. एग्जाम्पल अ कॉन्विक्ट. हु इज अ कॉन्विक्ट? कॉन्विक्ट मतलब समझता है? मुजरिम. कॉन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम, जो जेल की सजा काट रहा है. ऐसे लोगों को हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर नहीं देते हैं. अनदर एग्जाम्पल कुड बी एन इंसॉल्वेंट पर्सन. इंसॉल्वेंट मतलब कौन होता है? जिसका दिवाला निकल गया है. बैंकरप्ट पर्सन, जिसकी एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा. एंड इंसॉल्वेंट पर्सन ऑल्सो डज नॉट हैव द पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इनफैक्ट आपको पता है क्या, उसकी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज का चार्ज लिक्विडेटर के पास आ जाता है. ये बंदा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है. सारी एसेट्स लिक्विडेटर ही बेचता है और उसी पैसों से लाइबिलिटीज को रीपे करता है. ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का तो पावर ही नहीं दिया इस बंदे को. अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज रीपे नहीं कर सकता और कमिटमेंट क्या दे रहे हो तुम? सो यू आर डिसक्वालिफाइड अंडर लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? So there are 3 people who are not allowed to enter into a contract. A minor, a person of unsound mind, and a person who is disqualified by law. ये लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर ही नहीं होता है. अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर भी लिया ना, such a contract is not valid in the eyes of law. ओके तो अगर आप चाहते हो आपका किया गया कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड हो, मेक इट श्योर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दे शुड बी मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. दे शुड बी मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो हमने आज 2 पॉइंट्स किए. 1, अग्रीमेंट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? एंड 2, यू शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. देखिए पॉइंट नंबर 3, कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? यस, द लीगल अबिलिटी. कैपेसिटी मीन्स अबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब कब माना जाएगा दैट यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ओके, देवराज जो है वर्चुअल स्टूडेंट, वो पूछ रहा है मैम, सपोज अ पर्सन इज परमानेंटली अनसाउंड माइंड, हाउ कैन ही एनफोर्स हिज राइट अगेंस्ट अ लैंड और अ बिल्डिंग इफ ही गॉट इट फ्रॉम हिज डिजीज्ड फादर और मदर? डिजीज मतलब अभी मम्मी पापा नहीं है. तो देखो, सपोज अ पर्सन इज परमानेंटली अनसाउंड माइंड, देर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ सच अ पर्सन. He will enforce the right on behalf of the person who is of unsound mind. क्योंकि ये व्यक्ति तो unsound mind का है. He does not know what is good and bad. उसकी पोजीशन का दुनिया फायदा उठा सकता है, इसलिए हमने उनको तो पावर नहीं दिया है. बट अगर इनके नेसेसिटी के लिए है, किनके नेसेसिटी के लिए है? अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के नेसेसिटी के लिए है, तो उनको जो ध्यान रख रहा है, उनका केयर टेकर, एडमिनिस्ट्रेटर will sell that land and building and get the money. और ये पैसा एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास नहीं रख सकता है, कैन यूज इट फॉर द नेसेसिटीज एंड द वेलबींग ऑफ दैट पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड. ओके, ओके. नेक्स्ट, अब कब माना जाएगा दैट द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? सो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, हु इज ऑफ
sound mind, and who is not disqualified by law to enter into a contract. फिर आगे वही लिखा हुआ है, कब माना जाएगा कि आप मेजर हो? When you are 18 plus. When you are not a minor, you are a major. And when are you a minor? If you have not completed 18 years of age, you are considered as a minor. And a minor does not have the capacity to enter into a contract. ये highlighted words भी आप learn कर लोगे ना, इनको आप दिमाग में रख के ओन सेंटेंसेस फ्रेम करके जवाब लिख सकते हो. समझ में आ रही है कुछ बात? साउंड माइंड. साउंड माइंड मतलब ही शुड बी इन हिज सेंसेस. मीन्स ही शुड अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं तो इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरी क्या जिम्मेदारी बनेगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरे को क्या राइट्स मिलेंगे. ये समझने की पोजीशन आपकी होनी चाहिए. कुछ आई बात समझ में? तब माना जाएगा योर माइंड इज साउंड. अ लूनाटिक और एन इडियट. इडियट इज अ पर्सन हुज माइंड इज परमानेंटली अनसाउंड. और अ ड्रंकन पर्सन जो इंटॉक्सिकेट हुए है, हैश वैश वीड वीड लिया हुआ है, they are not supposed to have a sound mind and they do not have the power to enter into a contract. और तीसरा पॉइंट कहता है कानून ने कभी कभी कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है और कहा है आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हो. इसमें अगर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे, बट एक्चुअली आई विल टेल यू, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम यूनिट 3 में करने वाले हैं. तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आप पढ़ो, ठीक है? मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि मैंने कॉन्विक्ट का एग्जाम्पल दिया है, और यहां पे इंसॉल्वेंट तो लिखा नहीं है. आप अगर चाहते हो आप लिख सकते हो. अनदर एग्जाम्पल इज इंसॉल्वेंट पर्सन. सो ये लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर भी ले, हाँ, such a contract entered is not going to be considered as a valid contract. Yes or no, guys? Do you have stick notes? Yes. I had told you all to get stick notes. आप लोग क्या करोगे? ये पीपीटी लिखोगे और कहाँ चिपकाओगे उसको? क्या हुआ? देखो ऐसे तो रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो. फॉलो करते हो आप? ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स गो फास्टर, रेड मीन्स मामू है या नहीं, देन गो. तो अब बेटा बहुत सारी चीजें होती है जो इलीगली की जाती है, उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे. समझा? समझदार को इशारा काफी है. यू कैन नॉट डील इन ड्रग्स इन इंडिया. पुणे में अभी आपको MIT के बच्चे बता देंगे कहां कहां क्या क्या मिलता है. So we rather not talk about that. वो फॉरेन सर्विलियंस, अलाइन एनिमीज, ये सब कुछ हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अपने आप को रोक दो. बहुत सवाल हो गया आपके मन में, बहुत जोर से आ रहे सवाल, बहुत जोर से. वहीं पे रोक दो अपने आप को. सही समय पे हम बता देंगे, हम पे भरोसा रखो. अच्छा, तभी तो क्लास ज्वाइन किया. लिखा? शुरू किया लिखना? टुमारो सेशन इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हम लोग करने वाले हैं फ्री कंसेंट. आप बहुत नए शब्दों से कल रूबरू होने वाले हो. कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कंसेंसस, एड इडियम. उसी के लिए कल हम मिलेंगे. नहीं, ये लिखो आप जल्दी जल्दी. मैम, हाउ डज अ पर्सन गेट द स्टेटस ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? उसको स्टेटस नहीं मिलता है, कानून ने खुद ने लिखा है कि ये लोगों को हमने डिस्क्वालीफाई किया है, और आप अगर वो हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो. तो ऐसा नहीं होता है.
कानून ने लिखा है इंसॉल्वेंट व्यक्ति के पास पावर नहीं है. आप अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो. समझा? एमटेक. Tomorrow the class is at regular time only, okay? If you do not have economics class, you all can directly come at 10 o'clock in the morning for maths. Okay? Done or what? Please stick this stick note. Where are you going to stick it? हाँ, so you can either stick it over here also, 1.7 पेज नंबर पे. यहाँ पे आप ऊपर चिपका दो स्टिक नोट को ऐसे. नहीं हुआ लिख के? क्योंकि और एक पीपीटी जो आपको लिखना है, और ये पीपीटी कहाँ चिपकानी है मैं आपको बताती हूँ. अभी आप स्टिक नोट पे लिख लो पहले, एंड आई विल टेल यू वेयर यू आर सपोज टू स्टिक इट. व्हाट मैम, नहीं लिखा आपने? ये वाला पीपीटी, ये तो अभी तो मैं प्ले कर रही हूं पीपीटी. इसको आप स्टिक नोट पे लिखो, कहां चिपकाना है मैं बताती हूं. माधव, फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, अलायन एनिमी, ये सारे शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगी इन यूनिट 3, सो यू नीड टू वेट. मैंने बताया था इस बारे में, आपका ध्यान कहां है? राहुल, द स्लाइड इज ऑन द स्क्रीन. ओरल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे प्रूफ करेंगे, किसी बच्चे का सवाल आया है. अच्छा, एक चीज आप लोग सब सुन लो ना एक बार, मैं बार बार ये चीज बोलूंगी नहीं. जब आप एज ए सीए स्टूडेंट लॉ पढ़ रहे हो, what is only expected from you all is to understand the provisions of law and come down to a conclusion. चीजों को प्रूफ कैसे करेंगे is not a part of CA curriculum, that is taught to lawyers. सच में. तो देखो, जब इंस्टीट्यूट आपको एग्जामिनेशन में सवाल देगा ना, it will already tell you the facts, और वो फैक्ट्स के हिसाब से आपको एनालाइज करके कंक्लूजन कर रहा है. इसलिए मैंने आपको वो पैटर्न भी बताया था, आपको जवाब कैसे देना है इन द एग्जामिनेशन. तो जब एग्जामिनर आपको कुछ सवाल पूछता है, आप एग्जामिनर के सवाल के आगे और एक सवाल नहीं बोलोगे कि हे एग्जामिनर, पहले तू बता इसको प्रूफ कैसे करेंगे. इंडिया इतना बड़ा देश, उसमें इतने राज्य, इन राज्यों में इतने सिटीज, इन सिटीज में न जाने कितनी सारी गलियां, और इन गलियों में न जाने कब किसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है. तो अब आप बताओ इसको कैसे प्रूफ करेंगे. ऐसा आपका अप्रोच नहीं होगा. अगर आप चाहते हो आपको मार्क्स मिले, तो एग्जामिनर के सवाल के आगे आप दोगे उसका जवाब, तब आपको मार्क्स मिलेंगे. चीजों को प्रूफ कैसे करते हैं इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम. वो लायर्स, आई मीन सॉरी, लॉयर्स सिखाते हैं. ठीक है सॉरी, लॉयर्स सिखाते हैं हाउ थिंग्स आर प्रूवन. उसकी अपनी दुनिया है अलग पूरी. सो यू कैन ऑल्सो डू LLB कोर्स अलॉन्ग विथ CA इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ. तो आप एनालिसिस के साथ साथ चीजों को प्रूफ कैसे करना है वो भी समझ जाओगे, स्मार्ट हो जाओगे आप. एक बार ट्रिक ऑफ द ट्रेड समझ गया तो बहुत आगे जाओगे. क्या हुआ? इतना बस हो गया हमारे लिए. CA कर लो, वो बस हो जाएगा. इतनी पढ़ाई हमसे नहीं हो सकती है. इनफैक्ट टीचर बनने के बाद मुझे लगता है मैं स्टूडेंट बन गई हूं. बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है. जैसे ही अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ, PPTs बनाओ, क्रेजी चेंजेस होते हैं.
हाँ बताओ, मैं आपको लिख लिया, आप लोगों ने कहाँ चिपकाना है इसको बताओ अभी। चैप्टर 3 पे आ जाओ। चैप्टर 3 पेज नंबर मेरे को खुद को दिखना पड़ेगा बेटा, पेज नंबर लर्न नहीं है अपने। नहीं बट बताते हो चैप्टर 3 में आपको दिख रहा है क्या? ये देखो चैप्टर 3 जो शुरू हुआ है ना 1.50 पे, वापस से देखो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हु इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। दिख रहा है क्या आपको? फिर हमने माइनर और मेजर से रिलेटेड देखो कितना लिखा है, अगला पेज पूरा, उसका अगला पेज पूरा, उसका अगला पेज भी पूरा, और उसका अगला पेज भी पूरा। तो वही यूनिट नंबर 1 इज जस्ट हल्की सी झलक। ऑलरेडी है? ओ माय गॉड, ठीक है चलो कोई बात। फिर उधर ही चिपका दो आप। फिर आप यूनिट 1 पे चिपका दो। कहां पे बताती हो? अभी आप जगह बना लो, जगह बनाना सीख लो। आपको उसी पॉइंट के इर्द गिर्द कहीं चिपकाना पड़ेगा अभी। कहां चिपकाओगे? 1.7 या 1.8 पे ही कहीं चिपकाना होगा आपको, क्योंकि उसी का कॉन्टेक्स्ट है। चिपका दो। चलो बताओ आज क्या क्या हुआ है। Who has the power to enter into a contract? बोलो। A person who is a major, sound mind and not disqualified by law. In short, a minor does not have a power to enter into a contract. Minor मतलब when you have not completed 18 years of age. A person of unsound mind also does not have the power to enter into a contract. अगर आपका माइंड परमानेंटली अनसाउंड है आप डिस्क्वालिफाइड हो, टेम्पररी अनसाउंड है तब, जब आपका माइंड साउंड है तब क्या आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। एंड इवन दोज पीपल हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कानून ने खुद ने डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किए हैं, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही होगा। धन्यवाद। होमवर्क जरूर करके आना, कल वापस मिलते हैं। बाय बाय। टुमारो सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, डोंट मिस टुमारो सेशन। Bye bye.